बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज श्रृंखला जुड़े जन से परमन से गंगा के लोग, संस्कृति, राजनीति और समाज में हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र जी डेहरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और लगातार कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं और सामाजिक तौर पर लोगों की हमेशा मदद करने को आगे रहते हैं। इनका मानना है कि हर अंतिम वर्ग यानी जो अंतिम लोग हैं उन तक आर्थिक स्वतंत्रता हो, उन तक आर्थिक तौर पर उन्हें आजादी हो, यानी देश की पूंजी पर अंतिम लोगों का भी अधिकार होना चाहिए। तो वैसे में आगे की बातचीत और इसी मुद्दे पर वीरेंद्र जी से हम उनके विचार जानना चाहेंगे। वीरेंद्र जी, आर्थिक आजादी पर आपका मंतव्य क्या है? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। जहाँ तक आर्थिक आज़ादी के सवाल है, आर्थिक आज़ादी को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का अर्थ है कि हमने भारत के संविधान में ये तो लिख दिया कि हम आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और न्यायिक रूप से समान हैं, लेकिन ऐसा अभी भी धरातल पर नजर नहीं आता है। आज देश की जितनी भी संपदा है, चाहे जल, जंगल, जमीन, जितने भी खनिज संपदा है, नदी नाले हैं, सब पर आज पूंजीपतियों का एकाधिकार बनते जा रहा है। अब एक छोटा सा उदाहरण आप समझिए कि अगर नदी में बालू आती है, सोन नदी में बालू आती है, तो उस पर अधिकार किसका होना चाहिए? जनता का होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, सरकार उसे अपने कब्जे में लेकर और कुछ चंद पूंजीपतियों को वो दे देती है, जिसकी सारी रॉयल्टी जो है उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है पूंजीपतियों के पास चला जाता है और वहां के लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आज की स्थिति में जो मशीनीकरण का दौर है और बेरोजगारी, सबको हाथ में काम और हर खेत को पानी, ये संभव नहीं होता है, तो आखिर आर्थिक समानता कैसे पैदा होगी? उसी के एक मुहिम है आर्थिक आज़ादी का, कि सभी लोगों को इतना जरूर पैसा मिले कि वो अपने जीवन यापन को सम्मान पूर्वक जी सके, अर्थात उनको भोजन और रोटी के लिए हाथ पैर नहीं मारना पड़े। क्योंकि जब हमने आर्थिक आज़ादी की बात की और राजनीतिक आज़ादी की अंग्रेजों से की, तो हमने ये सत्य नहीं रखा गया था, हमें ये सत्य नहीं थोपा गया था कि आप जो है कमाए, खाने के लिए कमाना है, ये संपत्ति हमारी है और हमें अपना संपत्ति का हिस्सा होना चाहिए। क्या अंग्रेजों ने इस देश को सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए छोड़ा था, या इस देश की सारी जनता के लिए संपत्ति छोड़ा था? चाहे रेल हो, बस हो, खनिज हो, संपदा हो, सबके लिए छोड़ा था। लेकिन आज उसका उपयोग कौन कर रहे हैं, उसका फायदा कौन उठा रहे हैं? अब आप कुछ लोग ये बात उठा देते हैं कि बिना मेहनत के आपको हिस्सेदारी नहीं मिल सकती है। तो हमें ये पूछना है कि क्या किसी व्यक्ति का अगर 100 जेसीबी या 100 ट्रक चल रहा है, तो क्या वो मेहनत से खा रहे हैं? क्या अगर किसी मकान मालिक है, उसके 10 फ्लैट्स हैं, तो क्या वो बैठ के खा रहा है या मेहनत करके खा रहा है? जी नहीं, वो अपने संपत्ति का मालिक है और उसके किराए के पैसे से वो बैठकर खा रहा है। तो यही स्थिति आम जनता के साथ क्यों नहीं हो सकती है? जब संपत्ति हमारी, देश की संपत्ति हमारी, तो इस देश की कमाई का हिस्सा भी हमारा होना चाहिए और वो बराबर स्तर पर होना चाहिए।
अब पूछेंगे कमाई कौन सा है, हिस्सा कौन सा है। तो ये जानने की जरूरत है सर कि ग्रॉस नेशनल इनकम जो कहते हैं, जीएनपी, जिसे आप कहेंगे सकल राष्ट्रीय आय। जब हम सकल राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, उसकी गणना कर लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय आय कितनी हुई सारे चीजों को काट कर, और उस आय में जितने भी वोटर्स हैं उन वोटरों को अगर बराबर में बांट दिया जाए तो वो हिस्सा कितना होता है साल का, और साल का हिस्सा होता है उन्हें पुनः 12 महीने में अगर डिवाइड करेंगे तो वो मासिक हो जाएगी, जो आज की तिथि में 8,000 रुपया मासिक होती है। अब आप कहेंगे कि 8,000 क्या, 8,000 नहीं 16,000 होती है। लेकिन हम कहते हैं कि हम अपने कमाई का आधा हिस्सा ही जनता के बीच में बांटा जाए और आधे हिस्से को पुनः विकास के कार्यों में लगाया जाए। जिस तरह एक कंपनी के डायरेक्टर को उसके रॉयल्टी, कंपनी की कमाई में रॉयल्टी मिलती है, उसी तरह जनता जो इस देश का डायरेक्टर है उसे उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और ये काम करने वाले जितने भी सांसद, एमएलए, एमपी, ये हमारे नुमाइंदे हैं, प्रबंधक हैं, और ये आज मालिक बन बैठे हैं। इनको रॉयल्टी तो मिलती है, लेकिन जनता को क्या मिलता है? एक अधिकार, सिर्फ वोट डालने का, मतदान, वो भी दान करना है, अधिकार नहीं है। वो जब चाहेंगे इलेक्शन कराएंगे और हमें अपना मतदान करना है, अधिकार नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आर्थिक आजादी का मतलब है कि पूरी देश की संपदा पर जनता का हक हो और उसकी कमाई का जितना भी अंश हो उसको बंटवारा आप जनता के बीच में आधी कर दे। यही हमारा आर्थिक आजादी की लड़ाई है, जिसको हम लोग एक शब्दों में कहते हैं तो वो शब्द होता है वोटरशिप। वोटरशिप जिस तरह सिटीजनशिप होता है तो उसके तहत कुछ अधिकार होते हैं, उसी तरह जब हमको एक स्टेटस, लीगल स्टेटस दिया गया वोटर, तो हम वोटर है तो यानी इसके साथ कुछ अधिकार है। हम जब अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, जब देश की सरकार हम चुनते हैं, देश की सरकार कमाई करती है तो देश की सरकार की कमाई में वोटर का हिस्सा होता है और वोटर ही देश का मालिक है, ऐसा कानून और संविधान भी कहता है। लेकिन होता क्या है कि हमारे नुमाइंदे करोड़पति, अरबपति सारे हो जाते हैं और जनता जहां के तहां पड़ी रहती है और प्रतिदिन वो रोटी के लिए जद्दोजहद करती है। कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है, कोई व्यवसाय करता है और उसमें से छीना झपटी का ये दौर चलते रहता है। और इस बड़े देश में जहां 130 करोड़ आबादी है, वहां की तो बात ही नहीं कीजिए कि तमाम संविधान के उल्लेखों के बावजूद आज भी समानता की बात नहीं आ पाई है, जो कि आज के तिथि में हमारे लिए निंदनीय स्थिति है। इसीलिए हम सारे अर्थशास्त्रियों को, विचारों को लेते हुए और उनसे हम बहस करना चाहते हैं कि वोटरशिप क्यों नहीं हो सकता है, यानी आर्थिक आजादी क्यों नहीं हो सकती। जी वीरेंद्र जी, मुझे अगर आसान शब्दों में या उदाहरण देते हुए अगर समझा पाए कि आपने जो वोटरशिप की बात की है तो उससे क्या फायदा होगा, वोटर्स को क्या फायदा होगा और उन्हें पैसे कैसे प्राप्त होंगे? जैसे देखिए, साधारण शब्दों में मैं कहूँ तो हम ये मान लें कि ये देश हमारा है, जैसा कि हम कहते हैं ये देश हमारा है, तो देश की कमाई में भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। जैसे अगर मेरा कोई मकान है और हम 4 भाई हैं तो चारों भाई का हिस्सा होता है। अगर उस मकान का किराया आ रहा है तो उस किराया में भी हमारा बराबर का हक है। अब जब हम उस किराया के हकदारी में हम चारों भाई लेते हैं, जो देश की सारी जनता उस भाई के रूप में रख सकते हैं, तो ये जब कमाई आती है तो वो मिनिमम कमाई होती है उसके एग्जिस्टेंस के लिए। जैसे आज हम वोटरशिप की गणना जब करते हैं तो आज पाते हैं कि जहां आपकी आमदनी है उसको वोटरों से जब डिवाइड करते हैं तो करीबन 16,000 रुपये मासिक आय आमदनी आज भारत की होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उसकी आधी आय अगर हर एक वोटरों को दे दिया जाए 8,000 रुपये महीने, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को राशन की जरूरत पड़ेगी, राशन की जरूरत पड़ेगी, ना इंदिरा आवास की जरूरत पड़ेगी, ना ही स्कॉलरशिप की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आप एक कल्पना कीजिए
कि अगर एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं और पांचों व्यक्ति को 8-8 हजार रुपया मिलता हो तो उस घर की कमाई क्या होगी? 40,000 रुपये। अर्थात एक क्लर्क की कमाई उसके घर में आ जाती है। इस तरह से अगर जिस घर में 40,000 की कमाई होगी वहां बैंक खुद दौड़कर आएगा और कहेगा कि आप हमसे लोन ले लीजिए और लोन लेके अपने स्कूटर खरीद लीजिए, अपने घर को बना लीजिए। हमें किसी भी तरह के इंदिरा आवास की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी तरह की सरकारी अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी भी तरह के शिक्षा लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मुझे किसी भी पीडीएफ सेंटर में जन वितरण प्रणाली की दुकान में सब्सिडाइज खाना खाने की जरूरत या अनाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये संभव है क्योंकि मैं ये बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी कल्पना की बात नहीं है। 2010 में इस संबंध में वोटरशिप याचिका संसद में डाली गई थी जिस पर गोयल समिति की रिपोर्ट बाजाबता दी गई थी और गोयल समिति ने तमाम कानूनी पहलुओं को देखते हुए और पेचीदगियों को देखते हुए अर्थशास्त्री झुनझुनवाला से बात करने के बाद ये तय हुआ कि वोटरशिप दिया जा सकता है और वोटरशिप देना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र के स्तंभ को और भी मजबूत बनाता है। साथ ही साथ प्रोफेसर झुनझुनवाला का कहना है कि ये वोटरशिप भारत के लिए आर्थिक आजादी नहीं, आर्थिक न्याय को भी स्थापित करता है, अतः इसे दिया जा सकता है और भारत के संदर्भ में यह प्रासंगिक है। तो इसलिए मैं तमाम चीजों को देखते हुए अगर गोयल समिति की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें सारे तर्क वितर्क किए गए हैं, साथ ही साथ उसमें 400 सांसदों की सहमति भी बनी थी, लेकिन कॉर्पोरेट जगत के भारी दबाव के कारण इस रिपोर्ट को कैंसिल किया गया और संसद में जिस दिन बहस होनी थी उस बहस को ना करा के संसद भंग कर दी गई, जिसके कारण यह संसद के पटल पर भी बहस के लिए नहीं आ सका। जहां तक साधारण शब्दों में आपने कहा, मैं सीधा ये बात कह रहा हूँ कि ये देश हमारा है, इसके जल जंगल जमीन खनिज सोना चांदी अबरक गिट्टी बालू सारे किसके हैं? ये हमारे हैं। इसकी कमाई किसके पास जा रही है? वो उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिए, यही मेरा कहना है। इसे चंद पूंजीपतियों के हवाले करके और हमें गरीब बनाए रखे रहना और अमीर को 200 गुना 300 गुना 400 गुना अमीर बनाना, ये हमारे अपनी सरकार और लोक कल्याणकारी राज्य सरकार की कार्यशैली या कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। आर्थिक समानता स्थापित करे, यह मैं जनता से भी अपील करता हूँ। साथ ही साथ आने वाली सरकार के लिए भी ये चुनौती होगी कि वह इसे करे और जनता के साथ न्याय करे और भारत की आर्थिक आजादी को साकार करे और साथ ही साथ जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। मुझे एक चीज और समझाने का प्रयास करें। ये वोटरशिप जो आप बात कर रहे हैं जिसकी, वो आज के परिप्रेक्ष्य में कितना व्यवहारिक है या कितने लोगों तक वो चीजें पहुंच पाएंगी, या इससे भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, नेताओं की जेबें और मोटी नहीं होगी? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ और हमारे इस पूरे मुहिम में ये भी बात आती है कि भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, अब आप बताइए कि इस देश की आमदनी को देखेंगे, उसके बावजूद भी आज भी लोग सड़कों पर सोते हैं, आज भी लोग जूठा सड़कों के किनारे खाने पे मजबूर हैं। क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, आज आतंकवाद, नक्सलवाद और ना जाने कितने तरह के वाद करके देश में विस्फोटक शक्तियां सक्रिय हैं, उसका बिहाइंड द रीजन क्या है? कारण क्या है? कभी नक्सल वालों से पूछा कि उनके सामने क्या चुनौती है, वो क्या चाहते हैं? आप कभी उसकी बात नहीं सुनते, सिर्फ उन्हें देशद्रोही घोषित करके मार देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं उनके नेपथ्य में गरीबी होती है और गरीबी के कारण हमारे बेरोजगार, हमारे जो साथी होते हैं, वो मजबूरन या फिर बहकर इन गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। अगर उनके सामने आज देखेंगे, जब आर्थिक फैलाव हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुआ, आप देखेंगे आतंकवाद, नक्सलवाद स्वतः खत्म होते जा रहे हैं। किसी बल प्रयोग से आप आतंकवाद या नक्सलवाद को नहीं खत्म कर सकते। नक्सलवाद या आतंकवाद तभी खत्म होंगे और भ्रष्टाचार तभी खत्म होंगे जब लोगों के पास जीने के लिए पर्याप्त धन हो। अब आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे, आज भारत में
भ्रष्टाचार वही कर सकते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है। जिनके पास ताकत नहीं, वो भ्रष्टाचार के विक्टिम्स हैं, भ्रष्टाचार से पीड़ित है। आज का एक आम जनता भ्रष्टाचार से पीड़ित है। और भ्रष्टाचार कौन कर रहे हैं? ताकतवर नेता, ताकतवर ब्यूरोक्रेट और ताकतवर पूंजीपति। तो हमको ये बताइए कि आप भारत का मतलब पूंजीपति, नेता और सिर्फ नौकरशाह को समझते हैं या आम जनता को समझते हैं? ये एक सवाल है। तो बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर आर्थिक समानता आ जाए तो सभी लोगों के पास पर्याप्त ताकत होगी, और जब पेट में भोजन होता है तो उसकी मानसिक शक्ति भी विकसित होती है, और उसकी मानसिक विकसित होती है तभी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकता है। एक दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति को आप भ्रष्टाचार से लड़ने की सीख नहीं दे सकते हैं, सलाह नहीं दे सकते हैं। जी वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार हमसे ऐसे विषय पर ऐसी बातें करने के लिए, खुल के समझाने के लिए, और सारे मुद्दे जिस पर आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या जो कोशिश में आप लगे हुए हैं, जो संसद में उठाया भी गया, उन सभी पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस इशू पर हमें बोलने का मौका दिया, लोगों को जानने का एक अवसर प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि मेरे इस बात से लोगों को एक नया नजरिया मिलेगा, सोचने का नया तरीका मिलेगा, और वो अपने बारे में और अच्छे ढंग से सोच पाएंगे।